मैं आपको और आदरणीय प्राचार्य मैडम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें अवसर प्रदान किया। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी बात कि जो भी तारीफ़ के शब्द आप कहें वो मेरे लिए चुनौती हैं, क्योंकि मैं कितना उस तक हूँ इसको तो मैं बेहतर जानता हूँ। लेकिन अब सीवी देने की आपकी बात थी तो उसे मैंने दिया, और मैंने कोशिश की कि मैं वही लिखूँ उसमें कि जो सच हो। और ठीक है, वो सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं तो कृतज्ञ हूँ आपके इस इंस्टीट्यूशन का जो इतने बेहतरीन कार्यक्रम करा। मैं कईयों से डॉक्टर लखेरा साहब की वजह से मैं इसमें जुड़ा था और मैंने इसमें सुना भी। तो मैडम, जो आप इस महाविद्यालय की लीडर हैं, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की, तो आपकी लीडरशिप को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। और साथ में जो आपके सहयोगी हैं, जिसमें मैं आदरणीय प्रकाश जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आपके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, जब वो इतने विनत भाव से, इतने मृदु हैं, इतने जिनका हृदय ही काव्य हृदय है, तो ऐसे मतलब व्यक्तित्व जो आपके पास है वो समझिए कि एक प्रकार से ट्रेजर ट्रॉव है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह की शक्ति के बल पर आप महाविद्यालय में एक युगांतकारी परिवर्तन ला सकती हैं। और उस जगह पर स्थित यह महाविद्यालय, हम समझते हैं कि मैदानी महाविद्यालयों के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, और हम तो सीखना चाहेंगे बहुत कुछ आपसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि समय का उपयोग जो है आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ मैं जो लोग जुड़े हैं उन्हें मैं निराश न करूं, मेरी ईश्वर से और खासकर वीणा पाड़ी से ही प्रार्थना है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम सरकार ने आरंभ किया है वह इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि जो उनका इरादा है कि जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक संघर्ष हुआ, इसे हम निरालय शब्दों में कहें तो कि रह गया ज्योति के पत्र पर लिखा अमर राम रावण का अपराजेय समर। जो ज्योति के पत्र पर लिखा हुआ हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें जो किरणें थी छोटी छोटी, जिन किरणों ने मिल करके उसे एक ज्योति का स्वरूप प्रदान किया, शायद उन पर चर्चा उतनी नहीं हो पाई, शायद बहुत सारी चीज़ें वे अछूती छूट गईं। इस कारण से भी जो वर्तमान सरकार ने अमृत महोत्सव के नाम से उन उपेक्षित, यद्यपि उपेक्षित इसलिए क्योंकि हमारी जानकारी नहीं, तो यह चुनौती तो इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि सिर्फ हम यह कह करके काम नहीं चला सकते कि इस बिंदु पर चर्चा कम हुई, बल्कि यह एक एकेडमिशियंस का काम है, इतिहासकारों का काम है कि उन चर्चाओं को तथ्यात्मक तरीके से, तथ्यों से रागात्मक संबंध स्थापित करके उनको हमारे सामने लाएं। दूसरी चीज हमने देखा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने जब प्रगति करनी शुरू की तो उनके यहाँ एक प्रकार से रेनेसा शुरू हुआ, और रेनेसे का कोई जरूरी नहीं कि उसे हम इटालियन रेनेसा से ही जोड़ कर देखें। रेनेसा का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम अपने गौरवशाली अतीत के जीवंत तत्वों की तरफ बढ़ें, जहां से उन्हें ला करके हम अपने वर्तमान को बनाने में काम करें, वे तत्व जो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए उपयोगी हों, आवश्यक हों, इसी को ध्यान में रख करके शायद यह अमृत महोत्सव शुरू हो गया। साथ में मैं इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपके राज्य के बगल में ही चीन है, तो चीन से भी हमें कुछ सीखना होगा। देखो, हमारा शत्रु है, शत्रु से भी कोई कोई सीखना पड़ता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आप जानती ही होंगी कि लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, इसलिए चीन से भी सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन ने एक अलग काम किया, रेनेसा से अलग। रेनेसा में जब हम जाते हैं तो उन ज्योतिर्मान तत्वों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे वर्तमान में काम आ सकता है। चीन ने इसके उलट प्रक्रिया अपनाई, और चीन ने क्या किया कि सन 2000 के बाद से अगले 3 से 4 वर्षों तक एक बहुत विशाल मंथन किया, और उस मंथन में देश भर के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो काम मैडम आप कर रही लोगों को जोड़ करके, उन इंटेलेक्चुअल्स को जुटा करके उन्हें यह कहा कि आप चीन के इतिहास के उन पक्षों को सामने लाइए जो हमारे ह्यूमिलिएशन के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारे जो, और हमारी पीढ़ियां जान सकें इस चीज को कि वो लोग जो हमें इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किए, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, आखिर हम दब कैसे गए, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतना है, जिनके माध्यम से हमें भविष्य में इस तरह के बुरे दिन देखने न पड़े। भारत को भी अपने इतिहास के उन पक्षों पर जरूर विचार करना चाहिए जो कहीं हमारे पराभव के कारण बने, कहीं हमारी दास्ता के कारण बने, कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों को वो देखना न पड़े। अब हम लोग चलते हैं आगे, इस बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सविनय अवज्ञा में एक सविनय भी है और एक अवज्ञा भी है, बस यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि 1920 से जुड़ी हो, लेकिन पहले सविनय अवज्ञा पर चर्चा कर लिया जाए। जब कभी भी हम सविनय अवज्ञा की बात करते हैं तो इसकी तुलना अक्सर जब हम करते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, और फिर भारत में हम बुद्ध की अहिंसा हमारे सामने आ जाती है एक तरफ, जैनियों की अहिंसा हमारे सामने एक तरफ आ जाती है, और दूसरी तरफ एक विरुद्धों का सामंजस्य, जिसको कह लीजिए कि एक तरफ सविनयता है और दूसरी तरफ अवज्ञा है। गांधी ने इस चीज को हमारे सामने लाने की कोशिश की कि पहली चीज कि यह सविनय इसलिए है
जैसा मैडम ने कहा, मैं उन्हीं की बात उधार लेके कहना चाहूंगा कि यह सविनय इसलिए है क्योंकि हम किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो सद है, सत्याग्रह है, सत्य को प्राप्त हमें करना है। इस कारण से हमें किसी हिंसा की जरूरत नहीं है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें अपने अपोनेंट से अपने को कमजोर नहीं समझना है। जो पैसिव रेसिस्टेंस से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे सिविल डिसोबीडियंस का या हमारे सत्याग्रह का, वो ये है कि यहां का जो सत्याग्रही है, जो कि आश्रमों में गांधी तैयार करेंगे, आगे चर्चा में देखा जाएगा, वह सत्याग्रही इतने आत्मविश्वास और निर्भयता की भावना से भरा हुआ है कि वह अपने अपोनेंट, जो ब्रिटिश राज जिसका सूरज नहीं डूबता, वह ब्रिटिश राज को भी अपने से कमजोर मानता है। वो ये मानता है कि हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम अकेले ही, गांधी बहुत फैंसी में आकर के एक बात कहते हैं कि हम भारत के गांव को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि कल के वह साम्राज्य से मुकाबला कर सके, जो हमारा वीरज रिपब्लिक है। ठीक उसी तरह जो इंडिविजुअल सत्याग्रही है, वह आत्मविश्वास और फियरलेसनेस से इस तरह जुड़ेगा कि वह ब्रिटिश राज से भयग्रस्त नहीं होगा। पैसिव रेसिस्टेंस में हमेशा अपने अपोनेंट को मजबूत समझा जाता है। दूसरा, जैसा कि पैसिव शब्द में ही है कि आपको निष्क्रिय रह करके विरोध करना है, और सिविल डिसोबीडियंस चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिन सबका जो सेतु है वह है सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह है वास्तव में वह एक बहुत बड़ी एक्टिविटी और डायनेमिज्म का नाम है, जहां पर आपको अपने को समस्या के केंद्र में, you have to throw yourself in the midst of problem in order to take away, कि जहां से उनको हम रिजॉल्व कर सके। You do not have to manage the conflict, rather you have to resolve the conflict। गांधी का जो सत्याग्रह है वह तनाव के मैनेजमेंट या बुराइयों को नीचे दबाने का नहीं है, बल्कि उसका समाधान प्राप्त करने का। तो यह अवज्ञा इसलिए है। अब अवज्ञा किस लिए है? पहला इसलिए क्योंकि गांधी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो नियम और कानून हमारे लिए बनाए हैं, उनके पास वो लेजिटिमेसी है ही नहीं कि वो हमारे पर शासन करे। इसलिए ये जो नियम और कानून है वो तत्वतः और पूर्णतः गलत है, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स को यह कोई राइट नहीं है कि भारतीयों के लिए नियम और कानून बनाए। इसलिए ऐसे नियम और कानून बेसिकली फ्रॉम द वेरी रूट, फ्रॉम द वेरी आउटसेट इलीगल हैं। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू अपोज देम, टू डिसोबे देम। अब एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है 1922 का, जब गांधी जी पर अभियोग चल रहा है देशद्रोह का। तो जज उनसे कहता है कि भाई गांधी, तुम्हारे ऊपर वही धाराएं लगाई जा रही हैं जो लोकमान्य तिलक पर लगाई गई थी, तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो गांधी कहते हैं कि भाई देखिए, हमें तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मुझ जैसे अदने सिपाही की तुलना जो है उतने बड़े विराट व्यक्तित्व तो तिलक से किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज विनत भाव से कहना चाहूंगा कि जब तिलक से पूछा गया कि आपने नियम कानून क्यों तोड़ा, तो तिलक ने कहा मैंने नियम कानून नहीं तोड़े। मतलब ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, अगर ला की भाषा में अगर हम कहें तो। गांधी ऑन दी अदर हैंड कहते हैं कि मैंने इन कानूनों को तोड़ा वे बैक इन 1922, मैंने जानबूझ करके इन कानूनों को तोड़ा है और आई एम नॉट प्लीडिंग गिल्टी। आई एम गिल्टी, लेकिन आपकी नजर में गिल्टी हूं, लेकिन आई एम नॉट गिल्टी इन माई नजर, क्योंकि आपको यह अधिकार कोई नहीं है कि आप हमारे देश पर कानून बनाए। गांधी ने कानूनों की दृष्टि जो थी भारतीयों के सामने पूरी तरह स्पष्ट रख दिया कि ये कानून जिनका भय तुमको दिखाया जा रहा है, इनको बनाने वाले ही अवैध हैं, इसलिए इनका विरोध तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। जिस तरह गीता में योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भोग्य राज्यम समिद्रम मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तो यह जब युद्ध करने की प्रेरणा भगवान दे रहा है तो कई बार लोग बड़ा विस्मय में पड़ जाते हैं कि वो ईश्वर कौन जो युद्ध करने की बात करे। तो वहां युद्ध एक धर्म है, क्योंकि अधर्मी के खिलाफ युद्ध न करना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। गांधी को आप सभी जानते हैं, बहुत विनम्र भाव से कहूंगा कि गांधी को गीता बहुत प्रिय, रामचरितमानस बहुत प्रिय, भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत होकर निकले हैं। इसलिए जो वो बातें कहते हैं उनमें कहीं न कहीं उपनिषद है, कहीं वेद है, कहीं महाभारत है, और उन चीजों का अवगाहन अगर आज की पीढ़ी हमारी करने लगती तो समझ पाती कि इन महापुरुषों का, जिन्होंने की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, उनकी दृष्टि कितनी थी और उनका अध्ययन, उनका निरीक्षण, उनका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग था। अब हम अगर आते हैं तो गांधी जी ने पहली चीज तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलना चाहूंगा कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो अगर हम इन दोनों परिस्थितियों को देखें, 1929 1930, 10 साल पीछे आ जाए अगर हम, तो 1919 और 1920 भारत के लोग कह रहे हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है,
भारतीयों से आपने 3 साल पहले 1917 में वादा किया था कि हम हर एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वी विल इंक्रीजिंगली एसोसिएट इंडियंस। आपका वादा कहां गया? 1919 में आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के माध्यम से भी हमें प्रॉमिस किया, लेकिन आप तो हमें कहीं जोड़ ही नहीं रहे। और हमें आप बदले में क्या दे रहे हैं? रॉलेट एक्ट दे रहे हैं। बदले में हमें क्या दे रहे हैं? जलियांवाला बाग दे रहे हैं। 1919 में घटी ये घटनाएं 1920 का कारण बनी, तो क्या 1930 में भी कुछ ऐसा हुआ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1922 के बाद से जब गांधी गिरफ्तार होते हैं, 2-2.5 साल तक जेल में रहते हैं, उसके बाद से फिर नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में विवाद चलता है। बहुत अलग नहीं हटना चाहते हैं, मैं अपने को 1930 पे ही कंसंट्रेट रखना चाहता हूं, इसलिए मैं फिर उधर ही बढ़ रहा हूं। तो गांधी ने क्या किया कि उस अवधि को, यानी 1924 के बाद की अवधि को एक कंस्ट्रक्टिव वर्क के रूप में, और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या था कि जो हमारे भारत के लोग जिनके बल पर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन लड़ना था, क्योंकि स्वतंत्रता किसी को गिफ्ट में नहीं दी जा सकती, यह एक अवस्था है सत्याग्रह की तरह, जहां आपको स्वयं पहुंचना है। आपके लिए स्वतंत्रता, आपके लिए लोकतंत्र, आपके लिए सफलता को, जैसे कि आजकल सक्सेस गुरु का चल रहा है मामला, कि जहां गुरु जी लोग अपने विद्यार्थियों को सक्सेस का मंत्र दे रहे हैं। नोबडी ऑन द अर्थ कैन गिव यू द सक्सेस मंत्र, क्योंकि आपको सक्सेस के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन प्राप्ति तो आपको ही करनी होगी। और गांधी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में स्वतंत्रताएं छीन के जब दी जाती हैं तो वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे 1789 में क्रांति हुई फ्रांस में, और 10 साल के भीतर वहां रिवर्ट हो गया और नेपोलियन पहुंच गया। कुछ दिन बाद वहां पर बारबंस लौट आए, उसके पहले 25 चले आए, और पूरी की पूरी क्रांति के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो जब हिंसा के माध्यम से किसी ने लिया और किसी को दे दिया, तो ये गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये कैपेबिलिटी हैज टू बी एक्वायर्ड। गांधी ने अगले वर्षों में अपने सत्याग्रहियों को ट्रेन करने के लिए साबरमती आश्रम में बाकायदा प्रोग्राम चलाया। और वो सत्याग्रही आखिर है क्या? तो सत्याग्रही वही है जिनको पहली क्वालिटी ऑफ सत्याग्रही गांधी कहते हैं कि वो लोग जो कि भयग्रस्त हों, उनके लिए इसके दरवाजे बंद हैं। जिस तरह प्लेटो कहता है कि भैया जिनको गणित नहीं आती है, मेरी एकेडमी की तरफ मत आना तुम, ठीक गांधी भी कहते हैं कि जो कायर है, डरपोक है, उसके लिए हमारे इस आश्रम में कोई जगह नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति आ सकता है जिसने भय पर विजय प्राप्त किया। न किया कोई बात नहीं, करने की इच्छा रखता है, आप आइए हम आपको करवाते हैं। अभ्यास से ही तो प्राप्त करेंगे ना। तो हम गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि हम भारतीयों के अंदर से वो भय जो माई बाप सरकार का था, इस गवर्नमेंट को जिसको हमने इतना लेजिटिमेट मान रखा था, और वह गवर्नमेंट हमें नियमित ह्यूमिलिएट कर रही है। क्या कहती है? व्हाइट मैंस बर्डन, कि तुम तो हमारे पर हमारे सरदर्द हो, तुम्हारे पे हमें शासन थोड़े करना है, हम तो तुम पे एहसान कर रहे हैं, मानो हमारा एहसान कि हम तुम पे शासन कर रहे हैं। गांधी ने कहा ये एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें लूट रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, दादा भाई नौरोजी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले, सबने यह बताया कि हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग, हाउ दे आर लूटिंग, व्हाट अ काइंड ऑफ प्लंडर इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, येट वी आर कॉम्प्लिसेंट। We are so innocent that we are also cooperating in our exploitation, in our plight. We are responsible for that. तो हमको जो स्वयं अपने हाथ दिए हैं, जिस दिन गांधी कहते हैं कि वास्तव में ये कुछ चंद हजार अंग्रेजों ने भारतीयों को कब्जा नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, ये भारतीयों ने भारतीयों को गुलाम बनाया। दूसरा, गांधी का सबसे बड़ा काम जो जन जागरण के अलावा होता है, गांधी 2 सत्य ढूंढ रहे हैं। पहला भारत का सत्य, दूसरा भारत के लिए सत्य। भारत का सत्य ढूंढने की प्रेरणा उनको गोखले से प्राप्त होती है। जब गोखले कहते हैं कि भारत को जानना चाहते हो तो घूमो टहलो देखो, गांधी जब पूरे भारत की यात्रा करते हैं तो भारत के सच को जान पाते हैं कि यहाँ गरीबी है, यहाँ इनोसेंस है, लेकिन यहाँ एक अदम्य आशा है, एक बलवती आशा है जो हर एक हृदय में जल रही है। बस उसको जलाने के लिए एक व्यक्ति की तलाश में एक नेता खोज रहे हैं ये, कि इनके इस ऊर्जा को चैनलाइज करके भारत को कैसे स्वतंत्र किया जा सके। दूसरा, भारत के लिए क्या सत्य होगा, तो गांधी ने लगातार इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से गांधी जान पाए कि भारत के लिए सत्य जो है वो अहिंसा नाम के साधन से जाता है और वह सत्य तक पहुंचता है, फिर वह अपरिग्रह पर आकर के रुकता है। तो ये सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के जो ये 3 ज्वलंत बिंदु हमारे सामने गांधी रखते हैं, ये भारत के लिए सत्य की वो एक खोज थी जो गांधी अपने दृष्टिकोण से करने की कोशिश करते हैं। और इन 10 वर्षों में जो 20 से 30 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में जो आता है मामला, गांधी लगातार उन सत्याग्रहियों की एक फौज तैयार कर रहे हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए पवित्र मार्ग पर चल सके। क्योंकि गांधी ये जानते हैं
कि ऐसा नहीं है कि गांधी कोई हिंसा के बहुत विरोधी हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि गांधी जानते हैं कि हिंसा की एक लिमिटेशन है। इसीलिए बार बार गांधी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो है, जो वार है, दैट इज बेटर देन एनार्किकल वायलेंस। और वो अच्छी तरह जानते थे कि यदि तत्काल रूप से भारत में लोगों को हमने आह्वान किया कि आइए सरकार के खिलाफ हम लोग हिंसात्मक आंदोलन करें, तो वह अनार्किकल सिचुएशन उत्पन्न होगी, वैसे ही जैसे कि चौरी चौरा में हुआ था। तो ऐसे में वो सत्याग्रह के लिए एक बड़ी फौज तैयार करने के लिए गांधी और कंस्ट्रक्टिव वर्क लगातार गांधी करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग इस बिंदु से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और, जैसे 1917 हुआ था, इसलिए मैं कल जब इस पर विचार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि उनसे और इनसे मिलते ही 10 साल बीता, लेकिन एक बहुत गजब का कनेक्शन दोनों के बीच में। 1917 में घटना ये घटित होती है कि वहां से प्रॉमिस किया जाता है इंग्लैंड से, उनके राजा के द्वारा, कि हम भारतीयों को शासन में जोड़ेंगे। और 1927 आते आते भी हम ये देखते हैं कि किस तरह मद्रास कांग्रेस से भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की बात कही जा रही है। और एक स्नैप रिसोल्यूशन नेहरू लेकर के आते हैं मद्रास कांग्रेस में, और मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हसन इमाम, और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पे एक प्रस्ताव पारित होता है कि भारत को तुरंत आज़ाद कराया जाना चाहिए। ये एक सूचना थी जो बिजली की तरह से अंग्रेजों तक पहुंची। कह रही इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। फिर इन्होंने लगातार भारत को भ्रम में डालने के लिए मारीच सिंड्रोम हमारे सामने लेकर के आते हैं। जिस तरह से रावण भ्रम में डालने के लिए मारीच को भेजता है, ठीक उसी तरह बिरकिन हेड को लगाया जाता है, जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई भारतीयों में स्वतंत्रता ये लोग मांग रहे हैं, इनके अंदर तो दम ही नहीं है कि अपना संविधान बना सके। जो अपने लिए नियम और कानून बना नहीं सकता, वो लोग भारत के आजादी मांग रहे, आजादी चला पाएंगे इन लोग में कोई क्षमता? तो भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, और पार्टी जो थी, सबने मिलकर कहा कि भाई ये तो हमारी पूरी की पूरी आत्मसम्मान पर एक क्वेश्चन मार्क है। और इसलिए एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सभी लोग सहमत हुए, यहाँ तक मुस्लिम लीग भी सहमत हुई। मुस्लिम लीग जो ही सहमत हो गई, अंग्रेजों को बड़ा लगा भाई देखो 20 साल से हम जो काम करते चले आ रहे हैं डिवाइड एंड रूल का, हमने मुस्लिम लीग भी बना लिया और फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जिन्ना पे काम करना शुरू किया। 1928 में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, आल पार्टी कमेटी, जिसको हम नेहरू कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसने चैलेंज बिरकिन हिट का लिया कि तुम अगर कहते हो कि हम संविधान बनाए तो हम बना के तुमको दिखाते हैं। उसने तुरंत संविधान बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर भी डिवाइड एंड रूल का काम करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को फोड़ दिया। और जिन्ना जी ने काउंटर उसके तुरंत ही अपना एक प्रोग्राम लेकर चले आए कि नहीं भाई हम इसको मानेंगे नहीं, और 14 पॉइंट्स उन्होंने तुरंत सामने रख दिया। जरा आप एक चीज और भी देखिए, गांधी जब कभी भी चिट्ठी लिखते हैं तो 11 पॉइंट यूज करते हैं, जिन्ना जब कभी भी चिट्ठी लिखता है 14 पॉइंट यूज करता है। जिन्ना किस तरह नकल करता है विल्सन का, जरा आप उसे करिए कि विल्सन ने 14 पॉइंट दिए था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के पहले। जिन्ना के पास अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन गांधी के पास बहुत कुछ ओरिजिनलिटी है, जो इस जमीन से जुड़े हुए हैं गांधी। और इसीलिए गांधी सो कॉन्फिडेंट कि कहते हैं कि दुनिया की सारी संस्कृतियों की, सभ्यताओं की हवाएं हमारे दरवाजे से चलने दीजिए, क्योंकि गांधी इतने कॉन्फिडेंट है कि हम प्रभाव तो होंगे, हम प्रभाव लेंगे, लेकिन हमारा पैर हमारे देश की जमीन में बहुत गहराई से गड़ा हुआ है, हम विचलित होने वाले लोगों में से नहीं। वेद जो कहता है वही गांधी भी कहते हैं कि प्रभाव चाहे दुनिया में सदप्रभाव जहां से भी आता है, उसके लिए दरवाजे खिड़कियां बंद मत करो। गांधी जी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वो 11 पॉइंट का अपना कार्यक्रम लिखते हैं। और यहां पर हमारे जिन्ना जी जो है वो लगातार 14 पॉइंट विल्सन की नकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट आती है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है, क्योंकि उसमें वही बात कही जाती है जो फिर एक बार हमको धोखे से, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि 1929 में जो उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल थे बिरकिन हेड के जस्ट बाद, लॉर्ड इरविन, उन्होंने हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सी गुफा छोड़ दिया। अक्सर ही होता है, आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारतीयों को हम जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ताकि ये जो तथाकथित पूर्ण स्वराज की मांग चल रही है वो चली जाए पीछे, और अब ये लोग नई चीज में फंस जाए। और कांग्रेस उस जाल में फंस भी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 1928 में जब दिसंबर के महीने में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जहां मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं, वहां पर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर अपने पिताजी के खिलाफ चले गए। और वहां पर जो भयानक स्थितियां उत्पन्न हो गई कि मजबूर होकर के डोमिनियन स्टेटस पर इनको टोन डाउन करना पड़ा। और नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, भारत को इस वक्त पूर्ण स्वराज की जरूरत है। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर भी विवाद पैदा हो, मुस्लिम लीग के माध्यम से भी विवाद उत्पन्न हो, ताकि स्वतंत्रता तो बड़े दूर की बात है, ये लोग कोई आंदोलन ही इस देश में न कर पाए। इस बात को समझते हुए जब हम सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि की तरफ बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि गांधी को ये क्यों लगने लगा कि अब हमको इनके खिलाफ एक सरापा आंदोलन करना होगा।
अब एक छोटे मोटे आंदोलनों से अंग्रेज सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बागडोर को अब युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। और गांधी ने बहुत ही विवेकशीलता के साथ उस वक्त के जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावित किया। और 1929 में, जैसा कि आप जानते हैं, कि लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू शोभित हुए। उनके सर पर जब उन्होंने उनको मेंटल दिया तो एक बात कही कि आज मैं तुम्हारे सर पर ये ताज नहीं पहना रहा हूँ, कांग्रेस की जो टोपी थी। कहा ये कांटों का ताज, ऐसे समझना तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। खैर 1929 शायद भारतीय इतिहास में एक अमर हस्ताक्षर के रूप में आता है और यही शायद बहुत सारे परिवर्तनों को आगे तय करेगा। आप अभी देखेंगे तो 1929 में कांग्रेस की बैठक होती है और इस बैठक में पीछे की सारी गतिविधियों को समझते हुए नेहरू ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन अंग्रेजों को हमें हेड ऑन लेना होगा और अब हमें डोमिनियन स्टेटस या हमको अंग्रेजी राज में हमको नौकरियों में रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए। न हमको अंग्रेजी राज में पार्टनरशिप चाहिए, न इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वी नीड आवर ओन गवर्नमेंट बाय आवर ओन पीपल बाय आवर ओन लॉज एंड यू शुड गो हियर लॉक स्टॉक एंड बैरल, यू डोंट हैव एनी बिजनेस टू डू। इसलिए लाहौर कांग्रेस का वह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में इसलिए भी है क्योंकि न केवल इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, बल्कि इसमें अथराइज किया गया गांधी को कि अब आप ये जो तथाकथित डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया है इसके खिलाफ एक अलग। और गांधी जी को भी ये लग गया था क्योंकि जब उन्होंने चिट्ठी भेजा मिस्टर इरविन को कि आप इस पर क्लियर करिए कि आप हमको डोमिनियन स्टेटस भी दे रहा हो तो दे दीजिए, हम ले लेंगे, लेकिन हमें क्लियर कट करिए। जब ब्रिटिश सरकार को यह पता लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके लिए इंसिस्ट कर रही थी, इनको बुला लिया और बुलाने के बाद ये बहुत डांटे गए वहां पर कि कैसे, किस अथॉरिटी से तुमने डोमिनियन स्टेटस का वादा कर दिया। और इसका जो दूसरा खुलासा क्या हुआ, जब आप तुलना करेंगे फिर 1927 में, तो 1917 में हमने कहा, फिर 1927 में घटना और भी घटती है मद्रास कांग्रेस के अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बहुत खतरनाक मोड़ पैदा करती है। और वो खतरनाक मोड़ है साइमन कमीशन का भारत में आना। एक तरफ आप रौलट एक्ट देख लीजिए, जो काम रौलट एक्ट के समय में हुआ था घुमा करके वही काम 1927 के साइमन कमीशन के आगमन के साथ होता है, जब ऑल वाइट कमीशन बनाया जाता है और कहा क्या जाता है कि यह कमीशन जाएगा और भारत में स्वराजी संस्थाओं की संभावनाओं का अन्वेषण करेगा। धन्य है कमीशन, जिस कमीशन में किसी भारतीय को, यहाँ तक कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमेशा उपलब्ध रहते थे अंग्रेजों को, उनको भी उसमें नहीं रखा गया। भाई उनको भी रख लिया गया होता तो ये होता है भाई कोई एक इंडियन है उसमें, और बाबा साहब बहुत विद्वान थे, कानून के अच्छे जानकार थे, उनको भी नहीं रखा, और कांग्रेसियों को तो रखे जाने का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में भारतीयों को ये लगा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है, और इसका व्यापक विरोध हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के एक जगमगाते हुए सितारे, एक महापुरुष लाला लाजपत राय का विरोध करते समय उनकी हत्या कर दी गई, उनको इस तरह से बुरी तरह से मारा गया। और उनका स्टेटमेंट भी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सर के ऊपर जो ये लाठियां चलाई जा रही हैं वो ब्रिटिश राज की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, और उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही साबित हुई। लाला लाजपत राय जी का मारा जाना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया, और पूरे युवा वर्ग में बहुत उद्वेलन उत्पन्न हो गई कि इसका कुछ न कुछ होना चाहिए। और आज जिस महानतम पुरुष की जन्मतिथि है हमारे महान भगत सिंह जी, ये भी कोई संयोग की बात है कि महान भगत सिंह के जन्मदिन के दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी। ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। गांधी और भगत सिंह, कल ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने विद्यार्थियों के बीच में, दोनों ही एक ही उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते डिफरेंट। हम तो हमारा वेद भी यही बात कहता है, हमने बच्चों से भी कल कहा था कि वेद कहता है एको सद्विप्र बहुधा वदन्ति, यानी कि एक ही ब्रह्म तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हो सकते हैं, उन्हें कहने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह हमें अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो भगत सिंह का रास्ता भी पूज्य है और गांधी का रास्ता भी पूज्य, हमें इसमें विवाद करने की क्या जरूरत। तो ये भारत का सौभाग्य होता जब वह इंटेलेक्चुअल जायंट जो थे हमारे भगत सिंह वो भी जीवित रहते, और जिस तरह से वो नौजवान सभा जिसका गठन वो लाहौर में करते हैं 1928 में, और जिस तरह से 1929 में, और जिस तरह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट जो एसोसिएशन HSRA का जो गठन होता है,
इन सारे संगठनों की अगर आयु 10 साल और रह गई होती भारत में, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने ऑल इंडिया, बंगाल के क्रांतिकारियों को, बिहार के क्रांतिकारियों को, दक्षिण भारत के क्रांतिकारियों को, भगत सिंह इस तरह के विजनरी थे, उन सबको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद एक ऑल इंडिया संगठन खड़ा होता है जिसकी अध्यक्षता परम पूज्य चंद्रशेखर आजाद को दी जाती है। अगर वो संगठन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार नहीं होता जो लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया और उसके बदले में इन लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया, तो गांधी की लड़ाई बहुत आसान हो गई होती और भगत सिंह की लड़ाई भी बहुत आसान हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हुआ भगत सिंह के साथ, आप सभी जानते हैं कि उनको अनावश्यक फंसा करके और कंस्पिरेसी केस से जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद से उनको जानबूझ करके फांसी दे दी गई और वो महापुरुष हमारे सामने से चले गए। तो उनके जाने के पहले जब ये घटना घट गई लाला लाजपत राय की, तो उसके बाद से इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर भी पड़ा और गांधी को इस बात के लिए अथराइज किया गया कि अब आप अपनी टेक्निक चेंज करते हुए जो उचित समझिए भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कहिए। यह स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेज हमको, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी फाइनली आ गई कि जिसके माध्यम से तय हो चुका था कि वो किसी कीमत पे हमको डोमिनियन स्टेटस भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम लोग करें क्या? तो हमने तो पूर्ण स्वराज का नारा भी दे दिया और 26 जनवरी को पूरे भारत भर में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के शपथ लिए गए। और सबसे सुखद पहलू इसमें यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त यूरोप में हुआ करते थे और उन्होंने भी वहाँ पर 26 जनवरी मनाई, वहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने स्वतंत्रता की शपथ दिलाई। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की शपथ का यह जो प्रस्ताव पारित हुआ रावी तट पर जब तिरंगा फहरा करके 31 दिसंबर सन 1929 को, तो इस प्रस्ताव का कितना दूरगामी महत्व था। गांधी जी ने उसके बाद से, जैसा कि आप जानते हैं, कि इरविन को, लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि हमारी ये मांगे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि अंग्रेजों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो हमारे नमक तक पर भी टैक्स लगा दिया। अब एक आम भारतीय जो कि जिसको सब्जी उस वक्त मिल पानी बहुत मुश्किल थी, वह व्यक्ति अब नमक से भी रोटी नहीं खा सकता। अंग्रेजों की हिमाकत तो देखिए। गांधी ने जब नमक आंदोलन की बात की तो कंफ्यूजन कांग्रेस में भी कम नहीं था। मोतीलाल जी ने कहा ये कौन सा आंदोलन है, इसके सफल होने की कोई चांस ही नहीं। लोगों ने दे ऑल स्टार्टेड मॉकिंग गांधी, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर जो ब्रिटिश राज में चिट्ठियां यहाँ से भेजी गई, जो यहाँ के हमारे गवर्नर जनरल साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो रिपोर्ट्स मंगाई, जो आज की डेट में सब पब्लिक डोमेन में, उन सब ने ये कहा कि यह तो एक हास्यप्रद आंदोलन है, हम लोगों को बैठकर केवल गांधी के फेल होने का इंतजार करना चाहिए। इस आंदोलन में 10 लोग भी घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि नमक के खिलाफ कौन सा आंदोलन होता है। लेकिन गांधी ने अश्योर किया और एक पत्र लिखते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष को लिखते हैं कि मुझे कहीं न कहीं से ऐसा विश्वास हो रहा है कि भारत की जनता शायद हमसे मिलना चाहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है। और इस आंदोलन को शुरू करने के पहले आपको एक नया तथ्य मैं बताना चाहूँगा। नया क्या हो सकता है आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी ने इस आंदोलन को शुरू करने के पहले दक्षिण भारत की यात्रा की और आंध्र प्रदेश में जाकर लगभग 160 गाँव में वो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के बाद से वो आपके उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड से लौट उत्तरांचल जाते हैं, फिर वहां से लौट करके वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और इन तीनों जगहों से जाकर के दक्षिण, उत्तर और भारत के केंद्र में, इन 3 जगहों से आकर के उन्होंने इस फीलिंग को लिया कि भारत अब शायद एक बृहत्तर आंदोलन के लिए तैयार है। और यही समय एक अच्छा जनरल, गांधी जी को जब कहा सुभाष चंद्र बोस ने 1922 में कि आप जब भारत की जनता का उत्साह आकाश में था, उस वक्त आपने सडनली नाम को ऑपरेशन को विड्रा क्यों कर लिया? तो गांधी जी ने कहा कि जो एक वाइस जनरल होता है, एक बुद्धिमान जो सेना नायक जो होता है ना, वह अपने पराभूत होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके पहले वो विड्रा कर लेता है ताकि वो फिर से अपने को एनर्जाइज करके, फिर से अपने को न्यू स्ट्रेटजी बना करके और हमला करके जीत जाए। तो अगर हम उस आंदोलन को लंबा खींचते तो परिणाम ये होता कि अंग्रेज जो चाहते थे हम उनके ट्रैप में फंस जाते और फिर जनता के पास भी किसी भी आंदोलन में लंबे समय तक त्याग करने की एक सीमा है। हम सभी जानते हैं जब छोटे मोटे आंदोलनों से हम लोग भी अपने अपने ज़िंदगी में जुड़ते हैं, कभी टीचर्स हम लोग सैलरीज के लिए और कभी रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए, तमाम तरह की चीज़ों के लिए, खासकर यूपी में छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी ये आंदोलन लंबा खींचता है, अब यहाँ पर भी फिर आकर के अगर हम देखें तो किस तरह से हम लोगों का आंदोलन पैसिव रेसिस्टेंस की तरफ होता है। पैसिव रेसिस्टेंस में सारी मांग स्वार्थ से जुड़ी होती है। क्योंकि मैडम ने एक बहुत अच्छी बात शुरू में कहा, तो मुझे बार बार लगता है कि शायद इसको हमें सिविल डिसोबीडियंस से और सत्याग्रह से इसके डिफरेंस को समझना होगा कि जो पश्चिमी जगत ने रेसिस्टेंस का मार्ग चुना, वहां पर व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ को लक्ष्य रखा गया। स्वार्थ क्या था कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम किए जाए,
हमारे जो रेम्यूनरेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, हमारा जो एम्प्लॉयर है उसके पावर्स को कम किया जाना चाहिए, जो हमारा लेबर क्लास है उसके एम्प्लॉय को उसके पावर्स को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारा का सारा हम और हमारे में था। भारत में जो सत्याग्रह शुरू होता है वो पहला ऐसा आंदोलन शुरू होता है जहां पर लक्ष्य लोकमंगल है, किसी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं, और दूसरा कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसके प्रति घृणा या उसके विनाश की कामना। गांधी तो कहते हैं कि स्वतंत्रता की भारत से भी ज्यादा जरूरत इंग्लैंड को है, क्योंकि इंग्लैंड शायद अपनी ही आदतों का दास हो चुका है, जो उसे एक्सप्लॉयटेशन करने की, कॉलोनीज बनाने की जो आदत बन गई है, जिस कारण से अंग्रेज अपनी इस बुरी इच्छा का स्वयं दास हो चुका है। इसलिए भारत से ज्यादा स्वतंत्रता की जरूरत इंग्लैंड को है। गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरी बात कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ वर्षों पर चलने के पहले मैं फिर कुछ लौटूंगा पीछे कि गांधी जी वास्तव में किस प्रकार का स्ट्रगल चाहते थे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। तो गांधी जी की पहली चीज तो यह है कि वी हैव टू डेवलप आवर ओन इंडिजीनियस नरेटिव। हमको स्वयं अपने देसी भाषा में अपने देश की मिट्टी से उपजी हुई नरेटिव बनाना है, क्योंकि अब तक जो आंदोलन होते रहे, चाहे वो लेनिन के होते रहे हों, चाहे फ्रांस की क्रांति में होते रहे, चाहे अमेरिका की क्रांति में होते, वो उनके अपने टूल्स हैं, अपने मीन्स हैं, और वो इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि चाहे आप देख लीजिए तो चाइना में भी आंदोलन हो रहा है तो वहां पर भी उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लेनिन ने इस्तेमाल किया। लेनिन ने कौन टेक्निक अपनाई, उसके पहले जो यूरोप में तमाम तरह, तो ये यूरोप का जो यूरोसेंट्रिक जो तरीका था, गांधी ने उसका विरोध किया। और वे बैक इन 1909 उन्होंने एक किताब लिखी जो हमें लगता है विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, और नहीं होगी तो बहुत पतली किताब है, हिंद स्वराज। मैं आप सभी बच्चों से ये कहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़िए। और गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से भावी भारत के जिसमें भारतीयता हो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा खाका हमारे सामने खींचते, क्योंकि गांधी जानते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र तो करा सकते हैं, लेकिन फिर भारत में भी वही ब्रिटिश मॉडल की गवर्नमेंट रहेगी। बहुत ही हंसी मजाक में कहते थे कि हम अंग्रेजों से तो मुक्त हो सकते हैं, किंतु हमारी लड़ाई अंग्रेजियत से मुक्त हो रहा है। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अंग्रेजियत से ग्रस्त हो गए, सब कुछ जानने के बाद भी। इसीलिए बहुत कुछ जानने के बावजूद भी जो ज्ञान है और सूचना में फर्क है। हम सभी लोगों के पास सूचनाएं तो बहुत है, लेकिन हम लोगों के पास ज्ञान की कमी है। हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी लोगों के पास यदि ज्ञान होता तो स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद से, और या अब से ही सही, हम भारत में भारतीयकरण की तरफ एक सकारात्मक प्रयास करते जो गांधी कहते हैं। इसलिए गांधी सबसे पहले वहां की संसद पर सवाल उठाते हैं, गांधी वहां की डॉक्टरी पर सवाल उठाते हैं, वहां की वकालत के पेशे पर सवाल उठाते हैं। आज आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, और हमारे सामने एक उदाहरण कोरोना क्राइसिस का भी है कि किस तरह से गरीबों के सामने एक चैलेंज आया कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हाउ टू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ डिवास्टेशन एंड पैंडेमिक। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पूरा हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है दैट इज वेस्टर्न। सेकेंड, हम एजुकेशन पे तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सभी लोग